मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और बायोलॉजी की कक्षा में आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी पिछली क्लास में हमने आपको जैव विकास के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने लैमार्क के बारे में देखा, उनकी पुस्तक देखी, उनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो हमने अच्छे से समझा। डार्विन के बारे में हमने पढ़ा, उनकी पुस्तक के बारे में जाना और ये देखा कि डार्विन की महत्वपूर्ण थ्योरी क्या है। उत्परिवर्तनवाद को भी हमने देखा और इस तरह जैविक विकास का हमारा जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो जो क्या है, वर्गीकी है। जो क्या है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत है ये। जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत ये है क्या दोस्तों? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? वर्गीकी, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं या इसको कह सकते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों, वर्गीकी क्या है या वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। यह है क्या? छोटे जीव से लेकर बड़े जीवों को हम उनकी समानताओं या असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में हम विभक्त करते हैं या बंटवारा करके रखते हैं। मतलब यही वर्गीकरण क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण का सिद्धांत है या वर्गीकी है। कुछ उनमें समानताएं होंगी, जैसे पक्षी वर्ग अगर है तो उसमें आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने कुछ जंतुओं का उदाहरण दिया, पक्षियों का उदाहरण दिया, तो उसमें आपने देखा होगा कि पक्षियों में चोंच की उपस्थिति अनिवार्य है, उनके पंख अनिवार्य हैं। स्तनधारियों में हमने देखा कि स्तन ग्रंथियां अनिवार्य हैं। इसी तरह सरीसृप में हमने देखा तो उसमें लंबी पूंछ होना आवश्यक है, पंजे होना आवश्यक है। तो इस आधार पे हमने ये देखा कि अलग अलग समानताएं और असमानताएं उन्हें एक अलग वर्ग में रखने की कोशिश करती हैं, वकालत करती हैं, ताकि उन्हें अलग अलग समूहों में हम रख सकें। ठीक है, इसी आधार पर सबने अपने अपने मत दिए। तो देखिए, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, किसने क्या किया, इसके बारे में किसका क्या योगदान है, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो दोस्तों, एक नाम आता है जॉन रे का। ठीक है, जॉन रे का एक नाम आता है। सबसे पहले जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत जो है, इसको वैज्ञानिक आधार जो प्रदान किया, इसी वैज्ञानिक ने किया। वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? जीवधारियों के वर्गीकरण का ये आधार प्रदान किया जॉन रे ने। ये हर पुस्तक में आपको नहीं मिलता है। शुरुआत जो होती है वो होती है कैरोलस लीनियस से। ये आपको ज्यादातर जगह यही मिलेगा, कैरोलस लीनियस। इनको आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने ही सबसे पहले जो है एक प्रमाणिक मान्यता दी। ठीक है, तो नाम आपको पुस्तकों में किसका मिलेगा? इनका मिलेगा कि सबसे पहले वर्गीकी को किसने प्रमाणिकता दी? कैरोलस लीनियस ने। जॉन रे आप एक जान लीजिए, मान लीजिए कहीं अगर इनका नाम आता है विकल्प में तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। इनकी पुस्तक थी सिस्टम ऑफ नेचर। इनकी पुस्तक एक है सिस्टम ऑफ नेचर। इस पुस्तक में इन्होंने पूरे जैव जगत को दो भागों में बांटा है या दो किंगडम में बांटा है। ठीक है, आइए देखते हैं वो दो किंगडम क्या है। आइए देख लेते हैं कि वो दो किंगडम कौन से हैं जिसमें कैरोलस लीनियस ने बांटा है। ठीक है, हम दो किंगडम को देखेंगे। एक किंगडम तो है पादप जगत, मतलब एक जगत जो है उसको हम पादप जगत कहते हैं, पहला।
और दूसरा क्या है, जंतु जगत। जंतु जगत, ये जो विभाजन है ये कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया है। दूसरा क्या है, जंतु जगत। तो एक तो हो गया प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या हो गया, एनिमल किंगडम। ये थ्योरी किसकी है, कैरोलस लीनियस की। तो जैसा कि आप जानते ही, हमने बताया ही है, बायोलॉजी में 2 शाखाएं हैं। एक पहली वनस्पति शास्त्र है जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और दूसरी है जंतु विज्ञान या जंतु शास्त्र जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। तो मोटे आधार पे कैरोलस लीनियस ने इसको 2 भागों में बांटा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उतना प्रामाणिक नहीं है। यहाँ से तो शुरुआत हुई। असल में जो वर्तमान में जो मत है वो किसका है, वो है व्हिटेकर का। व्हिटेकर, ये नाम आप याद रखिएगा। व्हिटेकर ने इसी विभाजन को 5 भागों में विभक्त कर दिया। व्हिटेकर ने कितने भागों में बांटा है, 5 जगत में बांटा है। इन्होंने सबको मिला के सारे जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 5 भागों में किया। तो आइए देखते हैं ये 5 भाग क्या क्या हैं। ठीक है, 5 भागों को हम एक एक करके देख लेते हैं। ये जीवधारियों के वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, इसमें हमें याद किसको रखना है, व्हिटेकर को याद रखना है। व्हिटेकर को याद रखना है। हम इनका विभाजन देख लेते हैं। व्हिटेकर का विभाजन, व्हिटेकर, इन्होंने जो पहला जगत बताया है वो जगत क्या है, मोनेरा। मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। दूसरा जगत क्या है, देख लेते हैं। दूसरा जगत क्या है, प्रोटिस्टा। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। तीसरा जगत क्या है, तीसरा जगत है कवक। चौथा जगत क्या है, पादप। और जो 5वां जगत है वो कौन सा है, जंतु। मतलब कैरोलस लीनियस ने सबको पादप में और जंतु में विभक्त कर दिया था, लेकिन व्हिटेकर ने क्या किया, इसको और भागों में बांट दिया। जैसे कवक और प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये 5 जगत हो गए। ठीक है, इसमें सारे प्राणियों को उन्होंने वर्गीकृत किया। तो दोस्तों, इन 5 जगत को हमको पढ़ना है। एक एक करके हम छोटी छोटी बातें समझेंगे कि ये जगत में किन किन जीवों को रखा गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए देख लिया जाए, एक एक करके हम देख लेते हैं। हम शुरुआत किससे करेंगे, मोनेरा से। मोनेरा, देखिए शुरुआत करेंगे उन्हीं से जिनसे शुरुआत हुई है, मोनेरा। अब मोनेरा में कौन कौन से जीव हैं उनको हम देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं पॉइंट वाइज आप याद रखिए। पहली विशेषता क्या है, इनमें पहली विशेषता जो है दोस्तों वो है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीव, मतलब इसमें आद्य जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते थे। और जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो है पहले जो कोशिकाएं थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हुआ करती थी। कौन सी कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है या स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पहले की कोशिकाएं हैं। बाद में जो कोशिकाएं आती हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो पहली चीज तो एक कोशिकीय जीव जो है वो इसमें आएंगे। दूसरी चीज प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। देखिए सबसे पहले हम उदाहरण ही बता देते हैं आपको, फिर विशेषताएं बताते हैं तो आप अच्छे से समझेंगे। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं मोनेरा में, जीवाणु, जिनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आते हैं। नील हरित शैवाल आते हैं, नील हरित शैवाल, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसमें एक आता है आर्की बैक्टीरिया। क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल है। ठीक है, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं।
बैक्टीरिया, जीवाणु एकदम सरलतम आद्य जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, आपने कई बार सुना होगा इनके बारे में। जीवाणु को जान लीजिए 2 से 4 माइक्रोन तक होते हैं, बहुत ही छोटा साइज होता है इनका, 2 से लगभग 4 माइक्रोन तक इनका साइज होता है जीवाणुओं का। इस कैटेगरी के जो भी जीव हैं वो स्वतः विकास करने में और स्वतः प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र जीवी हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। देखिए एक बात, बैक्टीरिया जो होता है काफी सूक्ष्म जीव है और ये नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, एक कोशिकीय जीव है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। नीलहरित शैवाल आपने देख लिया, ये भी सूक्ष्म है, और आर्की बैक्टीरिया कुछ विशेष जीवाणु हैं, जैसे सामान्य बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया इनसे अलग है। ये किस तरह का बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया या जीवाणु है जो अवायवी होते हैं। क्या होते हैं? अवायवी। अवायवी मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बिना ही इनमें श्वसन होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं कहाँ पाए जाते हैं। एक तो रूमेन में पाए जाते हैं और दूसरा दलदल वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया क्या है? रूमेन का मतलब हुआ कि कुछ जीवों को आपने देखा होगा, कुछ जंतुओं को, जैसे शाकाहारी जीव जो चरने वाले जीव हैं, गाय है, भैंस है, ये क्या करती हैं? ये चारा को खा लेती हैं और काफी देर बाद जो है ये जुगाली करती रहती हैं। मतलब आंत के सामने वाले हिस्से, मतलब आंत के पहले वाले हिस्से में एक रूमेन होता है, इनके शरीर में एक रूमेन होता है, आंत से ही जुड़ा होता है। तो वहां पर ये जो भी पादप की चीजें खाती हैं, घास खाती हैं, वहां ये संचित होता रहता है और ये फिर जुगाली के माध्यम से उसको लेके जो है मुंह में जुगाली करती रहती हैं, पचाती रहती हैं। तो इनकी जो रूमेन ग्रंथियां हैं वहां पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये सेलुलोज का पाचन करते हैं, मतलब शाकाहारी जीवों में ही इनका पाचन हो सकता है, जो भी मांसाहारी जीव हैं उनके रूमेन में ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। यही बैक्टीरिया क्या होते हैं? अवायवी होते हैं और आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूमेन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया है और ये अपने श्वसन के लिए मीथेन गैस का इस्तेमाल, ये मीथेन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये दलदल में भी पाए जाते हैं, जहाँ दलदल होता है वहां भी ये पाए जाते हैं और मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इनका इस्तेमाल मीथेन गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। इनका इस्तेमाल, आर्की बैक्टीरिया का इस्तेमाल। तो मतलब आपने देखा कि कौन कौन से उदाहरण हैं इसके? मोनेरा कोशिकाओं के जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या हैं ये हम समझ लेते हैं। पहली मैंने बताई कि ये एक कोशिकीय जीव है, दूसरी क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और तीसरी क्या है? ये काफी सूक्ष्म होते हैं और ये आद्य जीव हैं, ये आद्य कोशिकाएं हैं। अब ये क्या है? अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ठीक है, और आद्य कोशिकाएं हैं। तो ये हम जान लेते हैं किसके बारे में? मोनेरा के बारे में सारी चीजें हमने समझ ली, ठीक है। तो मोनेरा कोशिकाएं सबसे प्राथमिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आइए अगला वर्ग देखते हैं जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा। आइए दोस्तों अगला वर्ग देख लिया जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ग आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा प्रोटिस्टा। इसमें क्या विशेष बातें हैं वो हम समझेंगे। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में सबसे पहले उदाहरण से हम समझाते हैं, ठीक है, उदाहरण से समझिए। इसमें जो है एक तो शैवाल आएंगे, दूसरे नंबर पे कौन से आएंगे जीव? दूसरे नंबर पे आएंगे संघ प्रोटोजोआ के जीव, संघ प्रोटोजोआ के जीव। संघ प्रोटोजोआ में मान लीजिए अमीबा, आपने देखा होगा एक सूक्ष्म जीव है अमीबा। अब अमीबा सूक्ष्म जीव है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मोनेरा में नहीं है, क्योंकि अमीबा में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और ये जो कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अभी हम विशेषताओं में आपको बताएंगे। तो संघ प्रोटोजोआ के जीव जो है पैरामीशियम है, क्या है? पैरामीशियम है, यूग्लिना है,
ठीक है। चलिए, अब ये सारे जीव क्या हैं, संघ प्रोटोजोआ के हैं, और ये शैवाल आप जानते हैं जिसको एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गी। अब देखिए प्रोटिस्टा के जीवों में विशेषताएं क्या हैं, ये ध्यान से समझिएगा, इन जीवों के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसमें विशेषता है पहली, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर। अब देखिए एक कोशिकीय जीव मोनेरा भी कोशिकाएं थी। दूसरी चीज अंतर करती है वो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, यूकैरियोटिक, मतलब इसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है, केंद्रक की उपस्थिति पाई जाती है। मोनेरा में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये यहाँ से अंतर होता है, एक कोशिकीय लेकिन ये भी थी और मोनेरा कोशिकाएं भी थी। तो संघ प्रोटोजोआ के जो जीव हैं और शैवाल जो हैं एल्गी, ये किसके उदाहरण हैं, प्रोटिस्टा वर्ग के उदाहरण हैं। शैवाल में और चीजें जान लीजिए, शैवाल किससे कहते हैं। चलिए प्रोटोजोआ जीवों को तो हम आगे कल पढ़ेंगे, अमीबा पैरामीशियम को। शैवाल को हम देखते हैं, शैवाल क्या है, शैवाल के बारे में हम जानते हैं किसे कहते हैं शैवाल। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो आपको शैवाल समझने में मदद करेंगे। पहली चीज तो ये जान लीजिए, शैवाल, शैवाल, शैवाल क्या है, शैवाल एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। दूसरी चीज ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्र की उपस्थिति होती है। तीसरी चीज जो समझेंगे, ये दरअसल क्या है, जड़ रहित, तना रहित, पत्तियों रहित कुछ जो है जीव हैं। ठीक है, इसमें जड़ नहीं होती, तना नहीं होता और पत्तियां नहीं होती, मतलब वास्तविक रूप से नहीं होती, वास्तविक जड़ तना पत्तियों का इसमें अभाव होता है। लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शैवाल की वो क्या है, ये पर्णहरित युक्त होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो बाकी जीवों से अलग करती है। वो क्या है कि स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन खुद बना सकते हैं। मतलब पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति से इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होने की वजह से क्या होता है, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं पाए जाते। क्या है, संवहनी ऊतकों का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, संवहनी ऊतकों का क्या होता है, अभाव होता है। तो शैवाल में आपने देखा वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है, लेकिन पर्णहरित की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से ये स्वपोषियों में आते हैं, ऑटोट्रोफ में आते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब शैवाल में एक चीज ये जान लीजिए कि इनको किस वर्ग में रखा गया है। दरअसल इनकी कुछ प्रजातियों को पादप वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनको पादप वर्ग में रखते हैं, बाकी ये प्रोटिस्टा में आती हैं। और अधिकतर इनकी जो प्रजातियां हैं वो जलीय होती हैं, मतलब अधिकतर प्रजातियां जल में ही रहती हैं। ठीक है, तो हमने शैवाल के बारे में समझ लिया। अब जब हम कवक देखेंगे तो उनका सजीवी संबंध भी देखेंगे। शैवाल का जो है कवक से जो संबंध होता है, जब इसी शैवाल का कवक से संबंध होता है, सहचर्य संबंध, तो वो क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है, जिसमें शैवाल क्या करता है, आपने देखा कि ये चूंकि पर्णहरित युक्त होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो ये अपने भोजन का कुछ हिस्सा किसको देता है, कवक को देता है, और कवक इसको मूल आधार प्रदान करता है। तो इन दोनों के सहजीवी संबंध के माध्यम से किसकी उत्पत्ति होती है, लाइकेन की। ठीक, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। ठीक है, ये सवाल में पूछता है कि कवक और शैवाल का सजीवी संबंध क्या है, तो वो क्या है, लाइकेन है। तो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमने प्रोटिस्टा देख लिया दोस्तों। चलिए अगला जो वर्ग हमें देखना है वो वर्ग कौन सा है, अगला वर्ग कौन सा है दोस्तों, अगला वर्ग है कवक। प्रोटिस्टा के बाद हमको क्या देखना है, कवक, जिसको हम क्या कहते हैं, फंजी। फंजी, कवक मतलब फंजी होता है। अच्छा, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से जीव हैं जिन्हें हम कवक कह सकते हैं। चलिए, आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता,
ऐसे होता है, छाते की तरह की संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके होता है। ये नम स्थानों पे या जहाँ पे सड़ी गली चीजें पाई जाती हैं वहां पर ये उगते हैं। तो ये कुकुरमुत्ता या इनका जो खाने वाली जो प्रजातियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। खमीर होता है, खमीर जिसे ईस्ट कहते हैं, खमीर भी जीव है, वो इसी कैटेगरी में आता है। तो ये क्या है, ये कवक के कुछ उदाहरण हैं। मशरूम और खमीर खाया जाता है, कुकुरमुत्ता नहीं खाया जाता। तो देखिए कवकों के ये उदाहरण हैं। इनमें कुछ विशेष बातें हैं वो हमें समझनी है। वो विशेष बातें क्या है दोस्तों, इनमें एक परत पाई जाती है, इनमें एक बाहरी परत पाई जाती है। वो किस चीज की बनी होती है, काइटिन। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इनका जब जिस अध्ययन के अंतर्गत हम जो है इनको स्टडी करते हैं, एक जो शास्त्र है उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। मतलब ये भी याद रखिएगा, माइकोलॉजी का मतलब क्या है, ये ऐसा शास्त्र है जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में क्या करते हैं, फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का। कवकों का किस में करते हैं, माइकोलॉजी में। तो कवकों में हमने उदाहरण देखा, खमीर, ईस्ट जिसको कहते हैं, मशरूम और कुकुरमुत्ते, ये सब किसके उदाहरण हैं, कवक के उदाहरण हैं। कवक में देखिए एक माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा को हम कवक मूल कहते हैं, कवक मूल। ये क्या है, कवक मूल या माइकोराइजा क्या है, ये जो उच्चतर श्रेणी के पादप होते हैं उनकी जड़ों के साथ साहचर्य संबंध स्थापित करते हैं। मतलब जड़ों के साथ रह के ये साहचर्य संबंध स्थापित करते हैं, उनको खनिज पदार्थों की आपूर्ति करते रहते हैं और मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं जड़ों के माध्यम से पौधों को ये देते हैं और पौधे इनको क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, जड़ों के माध्यम से आश्रय प्रदान करते हैं। अब देखिए माइकोराइजा एक उदाहरण है। माइकोराइजा का के अलावा जो आपने देखा लाइकेन, अभी आपने देखा लाइकेन में भी क्या करते हैं, कुछ प्रजाति के कवक शैवालों के साथ मिलकर साहचर्य संबंध बनाते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये कवकों के उदाहरण हैं। कवक में हमने देखा कि इनकी भित्ति किसकी बनी होती, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है और इनका अलग से ही एक वर्ग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि आपको पता है कि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, पर्णहरित की अनुपस्थिति होती है। पर्णहरित जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब पर्णहरित अगर अनुपस्थित होगा तो इसका मतलब ये परपोषी होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं या हेटेरोट्रोफ होते हैं। मतलब इन भोजन के लिए किसी पर निर्भर रहते, चाहे शैवाल पर निर्भर रहे या किसी भी जीव पर निर्भर रहे, तो ये हेटेरोट्रोफ होते हैं। और पर्णहरित के अलावा इसमें संवहनी ऊतक इसमें भी नहीं पाए जाते। संवहनी ऊतक जिससे संवहन होता है वो ऊतक इसमें नहीं पाए जाते। आपने देखा शैवालों में भी उनकी अनुपस्थिति है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है कवकों के विषय में। ठीक है, कवकों के विषय में आपको क्या क्या याद रखना है, कवक या फंजी जो होता है उसके उदाहरण क्या है, कुकुरमुत्ता है, मशरूम है, खमीर है। कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, माइकोराइजा किस तरह का कवक है, जिसको कवक मूल भी कहते हैं। ये उच्चतर श्रेणी के पादपों की जड़ों के साथ साहचर्य संबंध स्थापित करता है। लाइकेन क्या है, लाइकेन शैवालों और कवकों का एक सहजीवी संबंध है। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं, जबकि शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पर्णहरित की इसमें अनुपस्थिति होती है, संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं, इससे ज्यादा किसी परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कवकों के बारे में आपके लिए जानना आवश्यक है। ठीक है, इसको देख लीजिए। हाँ दोस्तों, हमने शैवाल देख लिया, कवक देख लिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा हमने अच्छे से देख लिया। शैवाल भी देख लिया, कवक देखा, प्रोटोजोआ संघ के जंतु को देखा। अब देखिए, अच्छा कवक भी बहुकोशिकीय होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कवक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों की के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए कवक के बाद जो चौथा है वो जगत किस चीज का है,
पादपों का, पादप जगत। पादप जगत जैसा कि आप परिचित हैं पादपों से, तो पादप जगत की क्या विशेषताएं हैं? पहली बात, बहुकोशिकी, बहुकोशिकी है, ठीक है। पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। इसे उदाहरण में हरे पौधे हैं, ठीक है। अब स्वपोषी, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफिक होते हैं। अब स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? हरे पौधों को क्या एक चीज और कही जाती है? उत्पादक, उत्पादक, या इनको कह सकते हैं प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पादक। अच्छा, इनको प्राथमिक उत्पादक क्यों कहते हैं? दोस्तों, धरती पे ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य से जो कार्बनिक ऊर्जा आती है या प्रकाशीय ऊर्जा, कार्बनिक ऊर्जा आती है, रासायनिक ऊर्जा आती है, इसको हरे पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। जिसको आपको पता ही होगा किस तरह प्रक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधों में जो पर्णहरित होता है उसकी उपस्थिति में जल और खनिज और प्रकाश, ये सारी चीजें मिलकर एक प्रक्रिया संपन्न होती है जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये भोजन बनता है और ये भोजन क्या होता है? पौधों के विशेष भागों में संचित हो जाता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग भागों में भोजन संचित होता है। तो एक तो पौधे अपनी जैविक प्रक्रियाओं के लिए इस भोजन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी का भोजन इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है उत्पादक के अलावा उपभोक्ताओं के द्वारा। जैसे ये तो खुद उत्पादक होते हैं, उपभोक्ताओं द्वारा इनका भोजन इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो भी शाकाहारी जीव हैं, जो भी शाकाहार करते हैं, ये इनकी पत्तियां, इनके तने या इनके जो भोजन के संचित भाग हैं उनको खा के अपना पेट भरते हैं। तो इनको हम उत्पादक कहते हैं। इन पे जो निर्भर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता, जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर या उपभोक्ता क्या है? जो इनके भागों पर, इनके कुछ विशेष भागों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। अब आपने इनमें कई चीजें देखी। पादप जगत की जीवों में क्या विशेषताएं हैं? बहुकोशिकीय हैं, स्वपोषी हैं क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनके अलावा कोई भी स्वपोषी नहीं है, सभी किसी न किसी पे निर्भर है, ध्यान दीजिएगा। इनको उत्पादक कहते हैं। ये हरे पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब देखिए, क्या कुछ हरे पौधे ऐसे भी हैं जो किसी पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए? देखिए, एक नेपेंथीज का पौधा है, एक पौधा है, आपने पढ़ा होगा, नेपेंथीज या घटपर्णी, उसको कहते हैं नेपेंथीज या घटपर्णी, घटपर्णी। पिचर प्लांट भी इसको कहते हैं। अब ये देखिए ऐसे होता है, इसकी ये पत्ती इस पे जो है रहती है, ठीक है। अब इसमें कोई जीव अगर आता है, ठीक है, इसकी पत्ती पे बैठता है तो ये इसको जो है, पत्ती बंद हो जाती है इसका ढक्कन और इसके अंदर जो है जीव फंस जाता है और बाद में उसका पोषण ये पौधों की कोशिकाएं कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखिए दोस्तों, ये पौधे वहां उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। किस चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन की। जहाँ की जमीन में, भूमि में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को अपने विकास में पड़ती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति ये कैसे करेंगे? कीटों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए ये पूर्ति ये कीटों को भोजन के रूप में शामिल करने के लिए करते हैं। बाकी ये जो है परपोषी नहीं है, ये पादप की ही एक प्रजाति है, लेकिन नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए कीटों का शिकार करते हैं, ठीक है। और बड़ी विशेषता होती है, इनका जो आकार होता है उससे स्वीकृत होता है इसी काम के लिए, ठीक है। तो ये घटपर्णी का उदाहरण आप याद रखिए, नेपेंथीज। ये भी पादप जगत का है, लेकिन ये क्या करता है? नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए कीटों का शिकार करता है, ठीक है। तो पादप जगत में आप बहुत अच्छे से ही परिचित होंगे। इसमें बहुत किस्म के पौधे आते हैं, जैसे कुछ होते हैं मृदा में उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जलीय पौधे होते हैं। एक एक करके इनको देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। ये तो सामान्य बातें हो गई। अब पादप जगत में जैसे मान लीजिए जलीय पौधे, हम जलीय पौधों को देखते हैं। पादप जगत में जलीय पौधे,
तो जलीय पौधे जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जल में उगने वाले पौधे। तो जल में जैसे जलकुंभी आपने देखा होगा, बहुत सरल एग्जाम्पल है, अपने आसपास तालाबों में देखा होगा जलकुंभी। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा इनके आकार की संरचना पे, तो ऐसे करके जो है कुछ ऐसी जो है इसमें संरचनाएं होती हैं, ठीक है, फूली हुई संरचनाएं होती हैं। तो जलीय पौधों की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें क्या होता है? अंतरा कोश पाए जाते हैं। अंतरा कोश पाए जाते हैं। ये अंतरा कोश क्या है? वायु की थैलियां। वायु की थैलियां होती हैं। वायु की थैलियां होती हैं जलीय पौधों में। ऐसा किस लिए होता है? इसमें वायु भरी होती है जो इनको जल में तैरने में सहायक होती है, ठीक है, नहीं तो ये डूब जाएंगे। तो ये क्या करती हैं? इनको तैरने में मदद करती हैं। जलीय पौधों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इनको क्या कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। पादप जगत में हम देख रहे हैं, तो हम हर किस्म के पादपों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। अब जो मरूदभिद मतलब मरूदभिद पौधे मतलब या मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे कौन से पौधे हैं? जो मरुस्थल में उगते हैं या जहां पर जल का अभाव होता है। जाहिर सी बात है शुष्क जमीन पर। कहां पर? शुष्क भूमि पर। अब दोस्तों याद रखिए, शुष्क भूमि अगर होगी या जल की कमी होगी तो उनकी जो संरचना है वो उसी स्थान पर अनुकूलित होने के लिए विकसित हो जाएगी। देखिए उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, मतलब बहुत अंदर गहराई तक चली जाती हैं। ऐसा इसलिए कि पानी की खोज में पानी का जो स्तर है वो काफी नीचे होता है, इसलिए जड़ें काफी लंबी हो जाती हैं। तना बहुत लंबा नहीं होता, मतलब जमीन के ऊपर का तना जो है वो बहुत लंबा नहीं होता, जड़ें अपेक्षाकृत ज्यादा लंबी होती हैं। पहली बात, इनकी जो पत्तियां हैं, जैसे सामान्य पौधों में या वृक्षों में पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां रूपांतरित होकर किस में बदल जाती हैं? कांटे में, छोटे छोटे कांटों में। छोटे छोटे कांटों में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने देखा होगा पत्तियां जो होती हैं वाष्पोत्सर्जन का बहुत बड़ा स्रोत होती है। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इनके माध्यम से जल क्या होता है? वाष्पीकृत होता रहता है और पौधों में जल की कमी हो सकती है, क्योंकि पानी की एक तो उपलब्धता कम है, दूसरी चीज अगर वाष्पोत्सर्जन होगा, जब धूप होगी वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कमजोर हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से सतह को कम करने के लिए ये किस में बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। किस में परिवर्तित हो जाती हैं? छोटे छोटे कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। मैं उदाहरण बताऊंगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो पत्तियां किस में रूपांतरित हो गई? कांटों में। अब देखिए आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा, आपने मदार का पौधा देखा होगा, आपने एक एलोवेरा होता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? घीक्वार, एलोए, एलोए, घीक्वार या ग्वारपेठा भी कहते हैं, घीक्वार भी कहते हैं या एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा ज्यादा चर्चित नाम है, यही से आप परिचित होंगे। तो एलोवेरा जो है आपने देखा होगा इसकी संरचना कैसी होती है, आपने देखा होगा ऐसे करके मांसल जो है पत्तियां पाई जाती हैं और ये जो है गमले में लगा होता है। जैसे आपने देखा कि इसमें सिर्फ जो है इसकी पत्तियां रूपांतरित होकर मांसल की तरह से होती हैं। इसका बहुत आयुर्वेदिक इस्तेमाल होता है, औषधियों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या विशेषता है? एक तो कांटे हैं, दूसरी इसकी जो त्वचा है वो बहुत मांसल है। मतलब मांसल क्यों होती है? आपने देखा होगा कैक्टस के पत्तियां देखी होंगी या आपने जो है इसका एलोवेरा का देखा होगा। ये मांसलता का कारण क्या है? ये जल को संचित रखने के लिए होता है, इसमें जल अधिक से अधिक मात्रा में संचित हो सके, इसलिए मांसल होता है। आप यहाँ कट लगा के देखिए, आपको पूरा अंदर जो है एकदम लुगदी जैसा दिखेगा, गीला गीला लुगदी जैसा एकदम मांसल भाग दिखेगा इसका। यहाँ पर जल संचित होता है। और कांटे आपको इसमें भी मिलेंगे, मदार में भी मिलेंगे, कैक्टस में भी मिलेंगे। वही
वही कांटे हैं जो सतह क्षेत्र को कम करते हैं वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो मतलब मरुद्भिद पौधों को आपने समझ लिया। मरुस्थलीय पौधे या मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो किस में उगते हैं, वो उस मिट्टी में उगते हैं जिस मिट्टी को पानी की उपलब्धता बहुत सीमित रहती है या कम रहती है। ठीक है, तो हमने मरुद्भिद पौधों को भी अच्छे से देख लिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जो लवण वाली भूमि में उगते हैं। किस भूमि में उगते हैं, लवण युक्त मृदा में उगते हैं। किस मृदा में, लवण युक्त मृदा में। तो इनको क्या कहते हैं, लवणोद्भिद पौधे। ठीक है, लवणोद्भिद पौधे मतलब जिन मिट्टी में जो है लवण की अधिकता रहती है वहां ये पौधे उगते हैं। तो हमने पौधों की कई कैटेगरियां देख ली। ठीक है दोस्तों, जलोद्भिद देख लिया, मरुस्थलीय देख लिया, सामान्य पौधों को देख लिया, ऐसे पौधों को भी देख लिया जो कीटों का आहार करते हैं। हमने ऐसे पौधों को भी देखा जो कीटों का आहार करते हैं अपनी किसी पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए। तो पादप जगत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हमने देखी, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, उत्पादक। जब हम कभी फूड चेन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इनका महत्वपूर्ण काम क्या है, उत्पादक, उत्पादकता को बनाए रखना, जिस पे डिपेंड करते हैं उपभोक्ता। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं ये उत्पादक होते हैं और इन पे निर्भर करने वाले क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी 3 कैटेगरी है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो इसमें उपभोक्ता का मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, वो शाकाहारी इन्हीं के भागों पर निर्भर करते हैं, चाहे इनके बीजों पर निर्भर करें, चाहे पत्तियों पर निर्भर करें, चाहे फलों पर निर्भर करें, चाहे जड़ों पर या अन्य भागों पर। इसलिए इनका काम क्या है, उत्पादक का काम है और इन्हीं पर पूरे विश्व के उपभोक्ता इन्हीं पर निर्भर करते हैं, या पर इन पे निर्भर करने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं इन पर निर्भर करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं। तो अगर मान लीजिए उत्पादकों की संख्या कम हो जाए या इनका अस्तित्व खत्म हो जाए तो इन पर निर्भर करने वाले जो उपभोक्ता हैं या शाकाहारी जीव हैं ये नष्ट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है मांसाहारी जीव जो इन पर निर्भर करते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, इससे प्रकृति का संतुलन खराब हो जाएगा। तो पादप जगत की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों हमने जो है क्या क्या देखा, हमने मोनेरा देखा, प्रोटिस्टा देखा, हमने कवक देखा और हमने पादप जगत को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस जो है जगत को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी प्रश्न है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।